हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। आप सब कैसे हैं? बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ और आप लोग बहुत दिनों से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि चैप्टर आपका जो सोशलिज़म है और कम्युनिज़म है उसका सर वीडियो बनाइए। नहीं हो पा रहा था, पर आगे हम लोग नए वीडियो के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ख़त्म करेंगे और बहुत शॉर्ट में ख़त्म करेंगे। इजी लैंग्वेज में समझेंगे हम लोग कि क्या है सोशलिज़म और कम्युनिज़म और ये किसके द्वारा स्टार्ट हुआ है और इसका इम्पैक्ट क्या है पूरी इंटायर वर्ल्ड में। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और मैं जो भी बोलूँगा उसको आप पेन लेकर के अभी बैठ जाइए, पेन लेके बैठ जाइए और कॉपी लेकर के, और कुछ सेंटेंस है, 2-3 सेंटेंस जिसका मीनिंग मैं बताऊँगा और उसको आप बस लिख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक का ही नाम है सोशलिज़म एंड कम्युनिज़म, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सोशलिज़म क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग इसका हिंदी मीनिंग है आपका समाजवाद। द एम ऑफ बोथ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म इज टू स्टैब्लिश इक्वालिटी। इसका मतलब क्या होता है, इसका जो दोनों चीज़ का, चाहे वो सोशलिज्म हो या कम्युनिज्म हो, कम्युनिज्म का हिंदी है आपका साम्यवाद, स्वाकर आधामा या वाकर द साम्यवाद, और ये आपका समाजवाद। तो दोनों का जो आपका अल्टीमेट गोल है इसका इक्वालिटी को, समांतर को लेके आना, है ना। चाहे वो आपका कम्युनिज्म हो या फिर सोशलिज्म हो, दोनों का एक ही गोल है ना। उसके बाद हम देखेंगे, ये चीज़ हो गया। उसके बाद इक्वालिटी, समांतर लेके आने का। उसका 1 पर्सन शुड बी इक्वल टू अनदर, और सभी जो लोग होंगे एक दूसरे के समान होंगे। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन। किसी से हम क्या करेंगे, मतभेद नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, चाहे वो किसी के आधार पे भी हो, जाति हो, धर्म हो या फिर लिंग हो। आगे हम देखेंगे एवरीवन शुड बी गेट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। ये वाला सेंटेंस देख लीजिए, है ना। एवरीवन शुड गेट सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल, चाहे वो सामाजिक न्याय हो या फिर आर्थिक न्याय हो या फिर राजनीतिक न्याय हो, सभी में बराबर होना चाहिए। वैसा देश का स्थापना होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ का आपको भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है सोशलिज्म और कम्युनिज्म में, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो है आपका लाइन ही किया हुआ है, अंडरलाइन ही किया हुआ है। सोशलिज्म क्या है, एक सिस्टम है इन विच एवरी पर्सन इन द कम्युनिटी हैज़ एन इक्वल शेयर ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ रिसोर्स। कहने का मतलब है कि एक सामाजिक आपका जो समाजवाद है, ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हर एक लोगों के कम्युनिटी में इक्वल शेयर हो, चाहे वो आपका कोई भी तरह का प्रोडक्शंस हो देश में, या कोई भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशंस हो, या फिर संसाधन से रिलेटेड हो, है ना, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्स, इसमें कोई तरह का आपको प्रॉब्लम ना हो, उसी को हम सोशलिज्म कहेंगे। तो एक बेहतर आइडियोलॉजी है, एक बेहतर विचारधारा है ना। चलिए उसके बाद मतलब इसका ये मतलब है अल्टीमेट गोल कि कोई भी घाटा में ना हो, कोई भी लॉस में ना हो। दूसरा टॉपिक है हम लोग का, ये आपका पहला टॉपिक हो गया सोशलिज्म। दूसरा आपका है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, है ना। क्या है ये कम्युनिज्म? कम्युनिज्म इज़ ए पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मतलब होता है विचारधारा। पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइडियोलॉजी एंड मूवमेंट हुज अल्टीमेट गोल इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए कम्युनिस्ट सोसाइटी, है ना। इसका एक अल्टीमेट गोल है कि राजनीतिक विचारधारा, आर्थिक विचारधारा, एक तरह का आंदोलन है, और उसका एक है कि कम्युनिस्ट सोसाइटी हम बनाएंगे। नेमली ये सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर स्ट्रक्चर्ड अपन द आइडियाज ऑफ कॉमन ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द एब्सेंस ऑफ सोशल क्लासेस, मनी एंड, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें क्या रहेगा, एब्सेंस ऑफ सोशल क्लासेस, कोई भी तरह का क्लास ना हो, कोई तरह का जात ना हो, अपर क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास। भारत में सबसे ज़्यादा आज के डेट में प्रॉब्लम है, तो कौन सा प्रॉब्लम है मालूम है आपको? सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर आज भारत में है तो वो है आपका इकोनॉमिक इन इक्वालिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई अमीर है तो कुछ ज़्यादा ही अमीर है, कोई बहुत ही गरीब है, ये वाला प्रॉब्लम है भारत में। भारत में रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, अमीर कंट्री में फिर भी नहीं है, गरीब कंट्री में आता है। पर अगर सबसे टॉप अगर रिचेस्ट पर्सन में देखिएगा तो अंबानी लोग हैं, अडानी लोग हैं, लेकिन फिर भी भारत क्यों गरीब है? 500 और 5000 करोड़ बेटे के शादी में खर्च हो रही है, पर किसी को एक टाइम खाने का नहीं होता है, ऐसा क्यों है? तो हमारा देश में
इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानताएं जो है बहुत ज़्यादा है। अगर आप रिचेस्ट कंट्री में टॉप 100 रिच का, अगर आप टॉप 150 रिचेस्ट कंट्री का अगर आप रिपोर्ट देखिएगा तो भारत का जो रैंक है ये 129 स्थान में आता है। मतलब आप समझते हैं, चाइना का 78 है, बड़ा कंट्री है तो थोड़ा रैंक खराब रहता है, पर चाइना का 78 है, पाकिस्तान का 141 है और हमारे भारत का 129 है, जो कि कुछ खास अच्छा रैंक नहीं है। सबसे रिचेस्ट कंट्री कौन है? लग्जमबर्ग है, यूरोप का देश, ठीक है। वहाँ पे तो हैंगिंग ट्रेन तक चलता है। चलिए हम आगे देखेंगे, इसको ख़त्म करते हैं कम्युनिज्म को, नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, दिक्कत होगी। जो आपका जो सीजन सर है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत डिमोटिवेट हो गया, आपको पता ही होगा। उसने शेयर किया था कि चैनल डीमोनेटाइज्ड हो गया था, बहुत कंटिन्यू वो 1 साल से ज़्यादा हो गया मेहनत कर रहा है, पेरेंट्स से छुप छुप के मेहनत कर रहा है बेचारा। तो उनको आज तक 1% ज़ीरो एक भी इनकम नहीं हुआ है, फिर भी वो लगातार मेहनत किया जा रहा है ना। आप लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया है, आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे ताकि उनको थोड़ा बहुत मोटिवेशन है। मैं तो वीडियो बनाता नहीं हूँ, मैं कभी कभी करता हूँ, वो कंटिन्यू रहता है, उसी का चैनल है, वहीं देखते हैं। मैं तो बस हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब कुछ कभी कभी पढ़ा दूंगा, अदरवाइज़ वहीं चैनल को हैंडल करेंगे, तो उनको सपोर्ट करते रहेंगे। थोड़ा दुखी था, फिर बाद में आपने आपको खुद को संभाला, तो उसके लिए सैल्यूट है उनके लिए, है ना। चलिए आगे हम देखेंगे। आपका सपोर्ट होना ज़रूरी है, और लाइक और कमेंट्स, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है ना, तो यहाँ पे बहुत चैलेंजिंग है। और कोई ऐसा तो नहीं है रील्स बना रहा है या बेकार का वीडियोस बना रहे हैं, उसमें तो व्यूज़ आ ही जाते हैं, पर एजुकेशन से एक तरह का चैलेंजिंग वीडियो होता है, तो उस पर शेयर, आप उनको उस पर सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, क्योंकि ये गलत काम नहीं है। सभी स्टूडेंट्स जो परेशान रहते हैं कि कैसे होगा बिहार बोर्ड की इंग्लिश मीडियम में हम एग्ज़ाम कैसे देंगे, तो एक एक सजेशन इंपॉर्टेंट रहता है। आजकल वैसा कोई खास फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है इस दुनिया में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। तो ऐसा है ना कि यहाँ पे कोई तरह का क्लासेस नहीं होना चाहिए, मनी और स्टेट्स में सबको इक्वालिटी होना चाहिए। दूसरा हम चलेंगे, एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सोसाइटी वाज डिवाइडेड टू 2 क्लासेस। 2 क्लासेस में हमारा सोसाइटीज डिवाइडेड है। पहला आपका है कैपिटलिस्ट क्लास और दूसरा है आपका लेबर क्लास। कैपिटलिस्ट क्लास मतलब क्या होता है आपका? कैपिटलिस्ट क्लास मतलब होता है पूंजीवाद। कैपिटलिस्ट मतलब क्या? पूंजीवाद, अमीर कैटेगरी के टाइप का हो गया, है ना। इसमें हम देखेंगे कैपिटलिस्ट क्लास और बॉर्गियोसी का मतलब होता है मिडिल क्लास, और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बॉर्गियोसी वांट्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, व्हाइल द वर्किंग क्लास और ए प्रोलेटरिएट मीन्स लोअर क्लास सेल्स देयर लेबर टू द कैपिटलिस्ट क्लास इन एक्सचेंज ऑफ फॉर वेजेस, है ना। कैपिटलिस्ट का पूंजीवाद, है ना, ये क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग पैसे कमाते हैं, यही लोग की वजह से इनइक्वालिटी आता है, और जो गरीब लोग होते हैं, वर्कर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उससे हाई टैक्सेस लिया जाता है। ये आज नहीं, शुरू से यही नियम है, आपका कॉलोनियल टाइम के, अंग्रेज का शासन के टाइम से यही चला आ रहा है। कैपिटलिस्ट क्लास का हमेशा से परचम लहराता है। बॉर्गियोसी 3 क्लास है, हम लोग तो वैसे भी पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या? अपर क्लास है, मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है, ये सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 क्लास पे देखेंगे, कैपिटलिस्ट क्लास में और लेबर क्लास में। तो कैपिटलिस्ट क्लास और बॉर्गियोसी, ये आपका पूरा जितना भी प्रोडक्शंस होती है, जो भी पैदावार होती है, और जो सामान, गुड्स मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है सामान, गुड्स मतलब अच्छा नहीं होता है, सामान, जो भी वर्क आपका डिस्ट्रीब्यूशन से यही लोग सेल करते हैं आपका कैपिटलिस्ट पे, ठीक है, ये चीज़ है। चल आगे हम देखेंगे, दूसरा क्लासेस है आपका लेबर क्लासेस। लेबर क्लास तो आपको पता ही है, लेबर 3rd क्लास में आता है आपका। द वर्किंग क्लास और ए प्रोलेटरिएट, एक ही चीज़ है, वर्किंग क्लास, लेबर क्लास और प्रोलेटरिएट एक ही चीज़ है आपका, है ना। इंडिविजुअल हु सेल देयर लेबर पावर, ये जो आपका लेबर पावर का कहने का मतलब है, ये फिजिकल वर्क करते हैं, मैकेनिकल वर्क करते हैं फॉर वेजेस। वेजेस मतलब कि तनख्वाह, एंड हु डू नॉट ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस। और इसका तो अब लेबर क्लास के लोग हैं, इसमें आपका क्या ही प्रोडक्शन है, ना ही कोई इंडस्ट्रीज़ होंगे, ना ही फैक्ट्रीज़ होंगे, तो इसमें तो कोई अपना प्रोडक्शंस है नहीं इसके पास। एंड ही आर्ग्यूड दैट दे वेर द रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द वेल्थ ऑफ ए सोसाइटी। अब लेबर क्लास का कहना है कि आखिर यही वजह है, लेबर क्लास की ही वजह से आपका मान के चलिए कि जो भी वेल्थ आपका सोसाइटी में बनता है, तो यही लोग आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मान के चलिए कोई स्कूल चलता है, स्कूल का कोई बड़ा स्कूल है, उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होता है?
टीचर्स होते हैं, पूरा स्कूल को संभालने वाला टीचर्स होते हैं, लेकिन इनकम जो 80% है वो किसको जाता है? स्कूल का ऑनर को जाता है। वो लोग तो बस बैठे रहेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, लेकिन जो पूरा मेहनत होता है वो तो टीचर्स को होते हैं ना। तो सेम चीज़ यही है, लेबर क्लास हमारे देश का, किसान हमारा वर्कर, ये बेस है हमारे देश का। ये लोग काम करते हैं, पर उसके बदले में इनको वो कंपनसेशन नहीं मिलता है, ना ही कंपनसेशन, ना ही अप्रिसिएशन, ना तो तारीफ मिलता है। इनको थर्ड क्लास डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, शोषण किया जाता है। दूसरा है, इसका अलग से मीनिंग भी दे दिया है, व्हाट इज़ द बॉर्गियोसी, 2 मार्क का दिया हुआ है। ए क्लास ऑफ पीपल हु फॉल समवेयर बिटवीन द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट, है ना। लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में जो क्लासेस आते हैं उसको बॉर्गियोसी कहते हैं। बॉर्गियोसी इज ऑफन यूज्ड इंसल्टिंगली, मतलब इंसल्ट तरह के, अगर इंसल्ट करने के लिए हो तो एक बॉर्गियोसी शब्द उस जमाने में इस्तेमाल होता था। इन बिटवीन द वेरी पुअर एंड द सुपर रिच इज़ द बॉर्गियोसी, इस दोनों के बीच वाला एरिया को हम बॉर्गियोसी कहेंगे। मिडिल क्लास, यू नो, और सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन होता है कोई एरिया में तो मिडिल क्लास के ही होते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे यूटोपियन सोशलिस्ट। देखिए, यूटोपियन सोशलिस्ट का जो फाउंडर है वो है रॉबर्ट ओवेन। कौन है? रॉबर्ट ओवेन। ये इंग्लैंड के मैन्युफैक्चरर थे, ठीक है। रॉबर्ट ओवेन ये आपका फाउंडर है यूटोपियन सोशलिस्ट का। अब यूटोपियन सोशलिस्ट क्या होता है देखेंगे हम लोग। यूटोपियन सोशलिस्ट जो आपका फाउंडर है, ये क्या है आपका? द फर्स्ट यूटोपियन सोशलिस्ट हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाज अ फ्रेंच थिंकर संत सिमन। सबसे पहला जो आपका पुराने ज़माने में जो सोशलिस्ट थे, आपका समाजवादी थे, आपका इसका नाम है आपका क्या? फ्रेंच थे, एक फ्रांस के थे, सेंट साइमन, ठीक है। ये पहला था जो स्टार्ट किया था। उसके बाद ही बिलीव दैट द स्टेट एंड द सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन सच ए वे दैट पीपल शुड बी एक्सप्लॉइट नेचर टुगेदर इंस्टीड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग ईच अदर। चलिए इस सेंटेंस का मतलब समझते हैं। इनका मानना था कि हम इस तरह से सिस्टम को चलाएंगे कि शोषण आप प्रकृति का जरूर करें लेकिन लोगों का ना करें, है ना। और एक्सप्लॉइट ऑफ नेचर का प्रकृति का शोषण का मतलब होता है डिफॉरेस्टेशन, जंगल का काटना, माइनिंग करना, नेचुरल रिसोर्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करना सिंचाई में, खेती बाड़ी में, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द नेचर एक्सप्लॉइटेशंस। यहाँ पे यही लिखा हुआ एक्सप्लॉइट नेचर टुगेदर। उसके वजह है कि आप लोगों को ना एक्सप्लॉइट करें, फार्मर को, वर्कर को, आर्टिसंस को ना आप एक्सप्लॉइट किए। आर्टिसंस का मतलब आपको पता है क्या होता है? आर्टिसंस, अक्सर आपको ये वर्ड दिखेगा आर्टिसंस सिविक्स वगैरह में। आर्टिसंस मतलब जो हाथ से बनाया हुआ काम करते हैं उसको आर्टिसंस कहते हैं। चलिए ये हो गया द फर्स्ट यूरोपियन सोशल हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द, ये आपका पहला हो गया, दूसरा ये हो गया, और ये है आपका तीसरा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूटोपियन थिंकर आउटसाइड फ्रांस वॉज द ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट, अभी हम बताए थे रॉबर्ट ओवेन। ये ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे, औद्योगिक थे, जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहा इनके लिए, यूटोपियन थिंकर के लिए। चलिए आगे हम देखेंगे। उसके बाद है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का नाम आप सुने ही होंगे, जो कि फेमस किताब लिखा था जिसका नाम है दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स एक ही ये फाउंडर था आपका किसका? सोशलिज्म का। चलिए हम लोग देखेंगे इसके बारे में। कार्ल मार्क्स, इनका जन्म हुआ था 5 मई 1818 कहाँ पे? त्रायर में, प्रूसिया। आज के डेट में कहाँ पे है? जर्मनी। मार्क्स जो है एक किताब लिखा था जिसका नाम है दास कैपिटल, 1867 में इन्होंने लिखा था। विच इज़ कॉल्ड ए बाइबल ऑफ सोशलिस्ट। जैसे आपका जो होली किताब है, पवित्र किताब है किसका? क्रिश्चियंस का बाइबल, वैसे ही सोशलिस्ट का जो किताब है वो आपका कौन सा है? दास कैपिटल, है ना। आगे हम चलेंगे। कार्ल मार्क्स, यहाँ पे कार्ल मार्क्स रेवोल्यूशनाइज्ड द एंड द पॉपुलराइज्ड द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म। यही क्रांतिकारी था आपका सोशलिज्म का, समाजवाद का यही आइडिया दिया था। देयरफॉर ही कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न सोशलिज्म, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पिता कहते हैं आधुनिक समाजवाद का। देखिए और एक बात बताते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। दास कैपिटल किताब तो लिखा ही, सोशलिज्म का फाउंडर भी यही रहा है। और जो इंडिया में आप सुने ही होंगे CPI और CPIM,
दो तरह का पार्टी होता है, एक एम होता है और एक एल होता है। ये लेनिस्ट है, ये मार्क्सिस्ट है, मतलब ये कार्ल मार्क्स का थियरी है और ये लेनिस्ट। दो तरह का हमारे देश में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेनिस्ट, जो लेनिन के आधार में, अब इसमें लेनिन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, व्लादिमीर लेनिन जी, व्लादिमीर लेनिन के बारे में आप सुने होंगे, देखेंगे भी, और आप अभी तो पढ़ ही रहे हैं, कार्ल मार्क्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं आप, है ना। तो कम्युनिज्म, जो कम्युनिस्ट चीज़ आया था आपका, वो पूरे दुनिया में जो फैला था, एकमात्र आदमी यही है, जिसका नाम है आपका कार्ल मार्क्स। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेनिन और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ एम मार्क्सिस्ट कार्ल मार्क्स। चलिए इसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्या था डॉक्ट्रिन्स ऑफ मार्क्स, क्या थियरी था इसका, इसके बारे में हम देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है आपका थियरी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियलिज्म। थियरी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियलिज्म, ये इसका मतलब क्या होता है डाइइलेक्ट्रिक मटेरियलिज्म? इसका मतलब होता है, इसको आप लिख लीजिए, मैं बस आपको बोल के सुनाता, आप लिख लीजिए, क्योंकि हम इसमें लिख नहीं सकते हैं, प्रॉब्लम इसमें। लिखिए, एन अप्रोच APPROACH, एन अप्रोच FOR, एन अप्रोच फॉर एक्सप्लानिंग EXPLANING, explaining, an approach for explaining the transition, TRANSITION, transition मतलब बदलाव, an approach for explaining the transition from capitalism to socialism, कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म, ये इसका मतलब होता है डाइइलेक्ट्रिक मटेरियलिज्म का मतलब हम बताएं आपको, फिर से मैं रिपीट करता रहा हूँ, एन अप्रोच फॉर एक्सप्लेनिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म। सीधा बात, सिंपल है, इसका मतलब डाइइलेक्ट्रिक मटेरियलिज्म का मतलब है, अल्टीमेट गोल था कि हम भाई पूंजीवाद से सीधे समाजवाद में बदलना चाहते हैं। ये आपका कार्ल मार्क्स का थियरी में से एक है। दूसरा थियरी क्या है? थियरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, अलग अलग जो क्लास आपका स्ट्रगल किया है उसके बारे में बताया है ना, चाहे लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हायर क्लास, अलग अलग क्लास स्ट्रगल के बारे में बताया है। तीसरा है द मटेरियलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। इसका क्या मतलब होता है? इट इज़ द थियरी ऑन ह्यूमन सोसाइटी दैट थॉट्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक बेस। इसका मतलब मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये क्या है? एक ऐसा थियरी है जो इंसान का जो समाज होता है, सोसाइटी होता है, उसका जो विचार होता है, उसका जो सामाजिक संस्थान होता है, वो किस पे आधारित होना चाहिए? आर्थिक के ऊपर आधारित होना चाहिए, है ना। तो बेसिकली आपका आर्थिक के बारे में, इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में जो है ना, ट्रांजिशन होना चाहिए, सोशल इंस्टीट्यूशन और इकोनॉमिक बेस होना चाहिए। ये थियरी है आपका थियरी ऑफ मटेरियलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। नंबर 4 में है आपका, नंबर 4 में है थियरी ऑफ वैल्यू एंड सरप्लस वैल्यू। सीधा बात है, थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, इसका मतलब भी लिख लीजिए। थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू मीन्स हाउ मच प्रॉफिट गेन आफ्टर मैन्युफैक्चर। बहुत आसान मतलब है। सरप्लस वैल्यू का मतलब होता है कि आप जब कोई भी चीज़ को बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, बनाते हैं, तो उसका प्रॉफिट आपको कितना मिलता है उसके बाद, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेंगे। उसके बाद है 5th नंबर में फाइनल है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी। हम वैसा सोसाइटी का निर्माण करेंगे जहाँ पे कोई क्लास ना हो। अब इमेजिन कीजिए आप, सिंपल बात है, अगर अब हम अपना ही देश का चंडीगढ़ जैसा शहर के बारे में बताते हैं। चंडीगढ़ का एवरेज आदमी का इनकम है 1.5 लाख। इसका मतलब समझते हैं 1.5 लाख से नीचे आदमी का सैलरी नहीं है। किसी का होगा 1,70,000 80,000 ऐसे करके, लेकिन एवरेज 1.5 लाख ही निकल रहा है। ऊपर से अगर हम बिहार का बता दें तो 40,000 में आउट है, सिर्फ 40,000। हमसे 4 गुना ज़्यादा कमा रहा है चंडीगढ़ के लोग, है ना। इसका मतलब इनकम जो इक्वालिटी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सिर्फ एक छोटा शहर के बारे में बताएं, लेकिन पूरा देश में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है।
कितना अच्छा देश होगा जहाँ पे सभी पैसे कमा रहे हैं, कोई 2 लाख महीना, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, चलिए एक आध आदमी होगा, लेकिन 4 लाख 5 लाख जैसा सैलरी एक अच्छा सैलरी है। मतलब हर तरह का चीज़ें आपको मिल जाएगी, एक अच्छा गाड़ी, एक अच्छा घर और आसपास का रोड, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, जो बेसिक नीड्स हैं, जो बुनियादी आपका ज़रूरत है, वो हर एक चीज़ पूरा होगा अगर आपका इनकम इक्वालिटी है। सब उसी पे बात हो रही है एक्चुअली में, है ना, इतिहास में उसी के ऊपर बात हो रही है। तो इनकम जो है आपका आर्थिक जो समानता है वो होना बहुत ज़रूरी है। थियरी ऑफ सरप्लस उसी को कहते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 में हुआ था। आगे ना लेनिन आ गया आपका पहला पॉइंट में। व्लादिमीर लेनिन जो है ये आपका स्टार्ट किया था बोल्शेविक रेवोल्यूशन। द ग्रेट बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ रसिया ऑल्सो कॉल्ड द अक्टूबर रेवोल्यूशन, क्योंकि अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था। थर्ड नंबर में देंगे ए ह्यूज आर्मी रेड आर्मी वॉज फाउंड अंडर द लीडरशिप ऑफ ट्रॉट्स्की। ट्रॉट्स्की ने आपका रेड आर्मी का स्थापना किया था। दूसरा हम चलेंगे ए सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड चेका। चेका जो है आपका एक सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, बोल्शेविक पुलिस, बेसिकली बोल्शेविक पुलिस ने लेकर आया था। बोल्शेविक पुलिस को चेका पुलिस कहते हैं। आगे चलेंगे, ये देखिए इंपॉर्टेंट है ये काउज एंड द इफेक्ट ऑफ 2 रशियन रिवोल्यूशन। 2 रशियन रिवोल्यूशन होता है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप ही के लिए है। काउजेस और रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 और इसका इफेक्ट, है ना, ये आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत समझाते हैं हम। जैसे कि वाइड स्प्रेड, पहला नंबर में देंगे वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट अमंग ऑल क्लासेस ऑफ रशियन सोसाइटी। जितने भी रशियन सोसाइटी थे सब में असंतोष पैदा हो गया था, डिसकंटेंट में असंतोष। एजिटेशन फ्रॉम रेवोल्यूशन, जो भी क्रांतिकारी थे बहुत गुस्से में थे। तीसरा में है वीक लीडरशिप ऑफ जार निकोलस, बहुत कमज़ोर नेतृत्व था जार निकोलस II का। दूसरा में देखेंगे हम लोग डिफीट इन रसो जापानीज वॉर 1905। उसके बाद ब्लडी संडे, आपका जो ब्लडी संडे है आपका, संडे में बहुत ज़्यादा ही वार स्टार्ट हो गया था 1905 में। और दूसरा है लॉसेज इन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, स्ट्राइक्स एंड राइट्स, दंगा हो रहा था, स्ट्राइक्स हो रहा था, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी हार गया था। उसके बाद यहाँ देखेंगे अबोलिशंस ऑफ एब्डिकेशंस ऑफ जार निकोलस। एब्डिकेशंस मतलब किडनैप कर लिया गया। फेल्यूर ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट, ग्रोइंग पावर ऑफ सोवियट्स का पावर बढ़ता गया। लेनिन रिटर्न्स टू रसिया, लेनिन फिर रसिया आया। बोल्शेविक्स टेक ओवर अंडर लेनिन, और जो बोल्शेविक्स है वो आपका लेनिन के अंडर आ गया। दूसरा है आपका सिविल वॉर स्टार्ट हुआ 1918 से 1920 में। जार एंड हिज फैमिली किल्ड, जार का परिवार को मार दिया गया और जारिस्ट जो रूल था वो ख़त्म हो गया। तीसरे में है पीस विद द जर्मनी अंडर ट्रीटी ऑफ ब्रिस्ट लिवोट, ना, एक ट्रीटी आपका जारी हुआ। ट्रीटी एक एग्रीमेंट होता है कोई भी वार के बाद। तो जर्मनी का पीस विद जर्मनी अंडर ट्रीटी ऑफ ब्रेडसुक्स और लिटोव्स्क 1918 में। और बोल्शेविक कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, पूरा जो आप गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा था बोल्शेविक कर रहा था। रशियन इकोनॉमी इन रून्स, और जो रशिया का जो आर्थिक कंडीशन था वो बर्बाद हो चुका था, क्योंकि बहुत सारा वार हो गया, रेवोल्यूशन हुआ। और जब भी रेवोल्यूशन या वार होगा तो वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति जो है बदतर से बदतर हो जाएगा। ब्लडी संडे क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे, आपका ब्लडी संडे है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। देखते हैं क्या है ब्लडी संडे। ब्लडी संडे क्या है, रसिया में आपका 1905 में वार छिड़ गया था संडे में, 9 जनवरी 1905 में। एक मोब था लोगों का, मोब मतलब गुस्से वाला जो ग्रुप होता है, कुछ लोग जो गुस्से में रहते हैं, वाज मूविंग टुवर्ड्स द कैसल मतलब किला है। सैंडबर्ग पीटर्सबर्ग का किला में गया। डेमोन्स्ट्रेटिंग ऑन रोड एंड शाउटिंग स्लोगन गिव ब्रेड मतलब खाना दो, भूखमरी है। गिव बट द मिलिट्री ऑफ जार फाइड, लेकिन जो मिलिट्री था, सेना था जार का, वो खुलेआम आपका गोली चलाने लगा निहत्ता आदमी पे, अनआर्म्ड पीपुल मतलब निहत्ता लोगों पे, और वहाँ पे हज़ारों लोग अपना जान गंवा दिए। सेम चीज़ जैसे कि हमारे इंडिया में जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। वैसे यहाँ पे हुआ था। जनवरी 22 में जनवरी 9 1905 ओल्ड कैलेंडर के हिसाब से उसको हम ब्लडी संडे कहेंगे, जो कि बहुत ख़राब। प्रोलेटरिएट मतलब सच ए क्लास सोसाइटी दैट इंक्लूड फार्मर, लेबर एंड कॉमन पुअर पीपुल। प्रोलेटरिएट उसी को कहते हैं ना, ये सब ग्रुप के लोग जब आएंगे, किसान, लेबर,
आम गरीब आदमी, उसको प्रोलेटरिएट कहते हैं। चलिए, मार्च 8 जो है आपका डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल वुमेंस डे बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ 1975 में। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद हम लोग इसके बाद और देखेंगे लेनिन्स रोल इन द लेनिन का क्या रोल रहा था रशियन रेवोल्यूशंस पे, उसको हम लोग देखेंगे। लेनिन्स रोल्स इन रशियन रेवोल्यूशन। लेनिन एस्टैब्लिश्ड ए पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी, फर्स्ट नंबर। दूसरा में 1918 में ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड फॉर रसिया, नया संविधान बना रसिया में। द कंट्री दैट एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट सोशलिस्ट रूल इन द वर्ल्ड, ये ऐसा पहला देश जहाँ पे सोशलिस्ट रूल स्टार्ट पहली बार हुआ था। तीसरे में देखेंगे द नेम ऑफ रसिया वाज चेंज टू यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, USSR का यहाँ पे स्थापना होता है। उसके बाद देखेंगे लेनिन मेड अरेंजमेंट फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट इन द न्यू स्टेट, लोकल कमिटीज कॉल्ड सोवियट्स वेयर फॉर्म्ड एट द लोएस्ट लेवल ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सोवियट्स का सबसे निचला दर था आपका, जो भी राजनीतिक संगठन में सबसे निचला था। लोकल कमिटीज कॉल्ड, लोकल कमिटी को क्या बोलते थे, सोवियट्स कहते थे। ठीक है, जो उसकी सबसे लोएस्ट लेवल था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरा चलेंगे हम लोग, लेनिन्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड वोटिंग राइट्स, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वोट देने का अधिकार मिल गया था सभी नागरिक को जो जिसका उम्र आपका 18 साल हो। उसके बाद क्या हुआ, बैंक, ट्रांसपोर्ट एंड रेलवेज वेर नेशनलाइज्ड। इंदिरा गांधी भी 13 या 14 बैंक को नेशनलाइज की थी इंदिरा गांधी अपने राज के टाइम में। वैसे यहाँ भी बैंक को या फिर कोई भी तरह का ट्रांसपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, इस तरह का नेशनलाइज कर दिया, मतलब चीज़ों को सस्ता कर दिया। नेशनलाइज मतलब क्या, सस्ता करना, प्राइवेट चीज़ तो महंगा होती ही है। उसके बाद देखिए, लेनिन चेंज द नेम ऑफ बोल्शेविक पार्टी टू दी कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक का पार्टी को नाम बदल करके कम्युनिस्ट पार्टी में रख दिया। और नेशनल फ्लैग जो था आपका तैयार किया गया। ठीक है, डेकोरेटिंग द रेड फ्लैग विथ ए हैमर एंड सिकल, देख लीजिए, आप देख सकते हैं आज भी आपको दिखेगा इंडिया में इसका चिन्ह, कम्युनिस्ट पार्टी का हथौड़ा और कचिया। सिंस देन दिस फ्लैग बिकम द सिंबल ऑफ कम्युनिज्म, ये पूरे वर्ल्ड में है, पूरा सिर्फ रसिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ये सिंबल इस्तेमाल होता है। पुराने ज़माने में ये बहुत पावरफुल था इंडिया में। और इसका तो समझ लीजिए कि वेस्ट बंगाल में जो आपका सिलीगुड़ी के एरिया में नक्सलबाड़ी है, ये सब में कम्युनिस्ट का बहुत ज़्यादा था, है ना, कम्युनिस्ट का परचम बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एरिया था। कुछ पार्ट बिहार का था। आगे हम चलेंगे, व्हाट इज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नया आपका जो आर्थिक नीति था वो क्या था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय लेनिन इन 1921 व्हेन द ऑपोजिशन टू लेनिन आल्सो स्टार्टेड इनसाइड रशिया। लेनिन मेड सम चेंजेस इन द पॉलिसी, लेनिन ने कुछ नीति में बदलाव किया। एंड टुक सम डिसीजन इन फेवर ऑफ रशियन पब्लिक, रसिया की जनता के लिए कुछ किया, वो विच इज़ कॉल्ड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। मतलब रसिया की जनता के फेवर में ही रहा था जो भी लेनिन ने किया। तो उसके बारे में हम कुछ देखेंगे। मेन पॉइंट जो पॉलिसी में क्या क्या था वो हम नीचे देख लेंगे। क्या था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट में देंगे, ए फिक्स टैक्स वाज इम्पोज्ड इन प्लेस ऑफ कलेक्टिंग ग्रेन्स फ्रॉम द पीसेंट। एक फिक्स टैक्स लगा दिया भाई कि चलो भाई अनाज वगैरह जो होता था ग्रेन्स की जगह में किसान से अब वो नहीं लेंगे, एक फिक्स टैक्स रख दिए। रेस्ट ऑफ द ग्रेन्स वाज द पीसेंट्स एंड दे कुड यूज देम एज दे लाइक। और बाकी जो भी अनाज बचेंगे वो जैसे अपने मर्जी से इस्तेमाल करें। नंबर 2 में है, द थियोरेटिकली स्टेट possesses द लैंड बट प्रैक्टिकली इट वेंट टू द हैंड ऑफ पीजेंट्स। ऐसे थियोरेटिकली देखा जाए तो जो भी आपका ज़मीन वगैरह था वो सरकार के अंडर था, लेकिन किसके हाथ में था, किसान के हाथ में था। उसका 3rd नंबर में हम देखेंगे, द इंडस्ट्रीज हैविंग लेस देन 20 एम्प्लॉयज़ कुड बी रन बाय इंडिविजुअल। कम से कम कोई इंडस्ट्री अगर आप खोले तो उसमें कम से कम 20 एम्प्लॉय होना चाहिए, कोई एक मालिक होना चाहिए उस पर। ठीक है, आजकल तो 20 एम्प्लॉय से कोई इंडस्ट्री चलने वाला है नहीं। चलिए 4 नंबर में देंगे, द इंडस्ट्रीज वेयर डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया गया। ए लॉट ऑफ रिबेट वाज प्रोवाइड फॉर डिसीजन एंड एग्जीक्यूशन, जो भी तरह का प्रॉब्लम हो उसके बदले दिया गया। चलिए आपके लिए एक होमवर्क रहा, आप रिबेट का मतलब खोज कर रखिएगा। ठीक है, रिबेट मतलब क्या होता है, वर्ड मीनिंग वगैरह याद किया कीजिए, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम से हैं। सब कुछ मान के चलिए टीचर तो नहीं कर सकते हैं, आपको भी रीड करना होगा, है ना। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब क्या होता है, एक चीज़ सेंट्रलाइज्ड, एक दूसरा डिसेंट्रलाइज्ड, जिसको तोड़ सके। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब तोड़ना चीज़ों को।
एग्जीक्यूट मतलब लागू करना, इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूशन। नंबर 5 में आपका क्या है, फॉरेन कैपिटल वाज इन्वाइटेड एट ए लिमिट, जो भी आपका बाहरी मुद्रा था उसको एक लिमिट कर दिया, उसका एक लिमिटेशन लगा दिया उस पर, बाहरी मुद्रा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं ला सकते आप, मतलब ज़्यादा परसेंट शेयर आप नहीं कर सकते। नंबर 6 में है आपका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी एंड लाइफ इंश्योरेंस वेर स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज, जो भी LIC टाइप का जो होता है भारत में, इंश्योरेंस पॉलिसीज स्टार्ट कर दिया उसके देश में। नंबर 7 में है बैंक्स वेर स्टार्टेड एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल का बैंक है ना, सेंट्रल हो या फिर किसी भी टाइप का, स्टेट लेवल का हो, बैंक वगैरह में काम किया। द कंपलसरी मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन वाज डिस्पोज ऑफ, जो भी आपका कंपलसरी मेंबरशिप है ट्रेड यूनियन का वो बंद कर दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपका लाइन था। यहाँ देखिए इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, क्या रहा रशियन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट, ये भी देंगे। आफ्टर दिस रेवोल्यूशन द पावर्स ऑफ वर्कर्स दैट इज प्रोलेटेरियन क्लास वाज एस्टैब्लिश्ड एंड इट इनकरेज द मूवमेंट इन अदर एरियाज ऑल्सो। ठीक है, तो प्रोलेटेरिएट का थोड़ा सा मूवमेंट आपका, थोड़ा सा लोगों को हिम्मत मिला चीज़ों को करने के लिए। यहाँ एक पॉइंट है आपका लिखा हुआ, ये भी देख लीजिए। यह क्या है, मिखाइल गोर्बाचेव बिकम द प्रेसिडेंट इन 1985, ही प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्शन और प्रीस्टोरिका रिफॉर्मेशन होता है इसका मतलब, लैटिन वर्ड है, एंड ग्लैमिस्ट मतलब ओपननेस, मतलब रिफॉर्मेशन और ओपननेस आपका ये लेकर आया मिखाइल क्या है, गोर्बाचेव। दूसरा यहाँ पे देखेंगे हम लोग, दूसरा नंबर में रशियन रेवोल्यूशन जब हुआ तो वर्ल्ड जो है दो विचारधारा में बढ़ गया, कम्युनिस्ट वर्ल्ड और एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में बन गया। ठीक है, आफ्टर इट यूरोप जो है आपका दो पार्ट में बटा, एक ईस्ट यूरोप में, आपका वेस्ट यूरोप में। उसके बाद रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो है आपका जब बना तो उसके पहले कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन, बिफोर द कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन सच ए डिवीजन एंड आइडियोलॉजिकल बेसिस हैड नॉट बीन सीन। ठीक है, आफ्टर द रिलीजियस रिफॉर्मेशन जो भी हुआ, मूवमेंट हुआ, एंड बिफोर द कम्युनिस्ट रिवोल्यूशंस सच ए डिवीजन ऑन आइडियोलॉजिकल बेसिस हैड नॉट बीन सीन, इससे पहले ये चीज़ देखा नहीं गया था रसिया में, जो कि अब हो रहा था। सोवियत यूनियन कब बना था आपका, ये डिजॉल्व कब हुआ, 1991 में, यहाँ लिखा हुआ है। थर्ड नंबर में हम देखेंगे आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब पहला विश्व युद्ध हुआ, एक कोल्ड वॉर बिगेन बिटवीन द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड एंड द सोवियत रसिया, कैपिटलिस्ट के बीच में और सोवियत रसिया के बीच में। एंड फॉर द 4 डिकेड्स, 4 दशक के बाद क्या हुआ, एमुलेशंस, ठीक है, एमुलेशंस कहाँ हुआ, एमुलेशंस ऑफ द वेपन्स कंटिन्यूड बिटवीन द टू लॉबीज, दोनों बीच में फिर लड़ाई होते रहा। कोल्ड वॉर मतलब क्या होता है, एन आइडियोलॉजिकल वॉर इन द विच अमेरिका वाज द लीडर, अमेरिका लीडर था कैपिटलिस्ट का लॉबी का, और सोवियत रसिया ऑफ द कम्युनिस्ट लॉबी, और सोवियत जो था आपका कम्युनिस्ट लॉबी की तरफ से था। दूसरा चीज़ आपका क्या है, फोर्थ नंबर में, ए न्यू इकोनॉमिक मॉडल एग्जिस्टेड एज द इकोनॉमिक प्लानिंग आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन, एक नया इकोनॉमिक प्लानिंग सिस्टम आया। फर्दर द कैपिटलिस्ट कंट्रीज ऑल्सो अडॉप्टेड दिस मॉडल इन रिफॉर्म्ड अवे। ठीक है, इससे पहले आपका कैपिटलिस्ट वर्ल्ड भी आपका ये चीज़ चला रहा था, बाद में यहाँ भी आया। दस द नेचर ऑफ द कैपिटल ऑल्सो चेंज, तो धीरे धीरे आपका पूंजीवाद का भी जो आपका एक नेचर था वो भी बदलता हुआ नजर आया। नंबर 5 में हम देखेंगे दिस रेवोल्यूशन इनकरेज द फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल सिस्टम, ये जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था बेसिकली कहाँ से इनकरेज हुआ था, कॉलोनियल सिस्टम से। कॉलोनियल सिस्टम जो आपके एशिया में और अफ्रीका में चल रहा था, कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश रूल, जो एशिया और अफ्रीका में, इंडिया में चल रहा था, अफ्रीका में चल रहा था। अफ्रीका में जो स्लेवरी सिस्टम चालू हुआ था, स्लेवरी जो गुलाम वाला सिस्टम, बिकॉज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ सोवियत रसिया गिव आइडियोलॉजिकल सपोर्ट टू द नेशनल मूवमेंट इन द कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका। मतलब समझ रहे हैं आप, अफ्रीका और एशिया के लिए ये कम्युनिज्म जो स्टार्ट हुआ था, सोशलिज्म, बहुत बड़ा रोल प्ले किया, तभी तो कॉलोनियल पीरियड के खिलाफ हम लोग लड़ाई कर सके, है ना। अफ्रीका वाला को न्याय मिला, वाइट यूरोपियंस जो कब्जा करके रखा था अफ्रीका को, स्लेवरी सिस्टम जो लागू करके रखा था, वो सब खत्म करने में मदद मिला, भारत को आज़ादी मिला, बहुत तरह का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, है ना। सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म की पॉइंट्स, द बोल्शेविक रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन रशिया इन 1917, ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। 1917 में आपका क्रांति हुआ बोल्शेविक का, एट द टाइम ऑफ द रूलर ऑफ रशिया जार निकोलस II। कब था रशिया का रूलर, जब था जार निकोलस II तब। जनवरी 9, 1905 नॉन एज ब्लडी संडे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बिकॉज ऑन दिस डे द जार आर्मी ओपन फायर, ये हम लोग पढ़े हैं। लेनिन अनाउंस्ड NEP नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, ये भी पढ़ लिए हैं। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट टुक प्लेस इन इंग्लैंड, पहला जो औद्योगिक क्रांति हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था, विच लीड टू द राइज ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास एंड वर्किंग क्लास इन सोसाइटी। जो वर्किंग क्लास थे और कैपिटलिस्ट थे उसमें थोड़ा बहुत आपको तरक्की हुआ, डेवलपमेंट हुआ,
उसके बाद चलेंगे हम द वर्ड सोशलिज्म ऑफ फर्स्ट यूज इन 1870। पहला जो समाजवाद आपका स्टार्ट, पहला शब्द इस्तेमाल हुआ था 1827 में हुआ था। उसके बाद हम लोग चलेंगे सेंट सीमन, पढ़े थे हम लोग, फ्रांस से जो थे, और रॉबर्ट ओवेन जो इंग्लैंड से थे। ये दो अर्ली सोशलिस्ट थे, जिसका आइडियलिस्ट, हेंस दे आर कॉल्ड यूटोपियन सोशलिस्ट। ये दोनों यूटोपियन सोशलिस्ट थे, यही लोग सोशलिस्ट लेके आया था। द चार्टिस्ट मूवमेंट टुक प्लेस इन ब्रिटेन। चार्टिस्ट मूवमेंट क्या था? इसका मतलब था वर्किंग क्लास का मूवमेंट, है ना, गरीब लोग जो अपने पॉलिटिकल राजनीतिक हक के लिए लड़ाई कर रहे थे। तो इसका चार्टिस्ट मूवमेंट का मतलब आप लिख लीजिए, चार्टिस्ट मूवमेंट मीन्स वर्किंग क्लास मूवमेंट फॉर देयर पॉलिटिकल राइट्स, इतना रख लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद है 1 मई को आपको इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा लेबर क्लास के लिए भी हम लोग बात कर रहे हैं इसमें। उसके बाद मार्क्स एंड एंजल्स टुगेदर पब्लिश द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन 1848। पहला मैनिफेस्टो जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आपका कम्युनिस्ट के आधार पे था। मैनिफेस्टो मतलब रिकॉर्ड कि क्या क्या आपका बजट में रहेगा, देश के लिए क्या होगा। तो मार्क्स और एंजल्स जो है दोनों पब्लिश किया था मैनिफेस्टो 1848 में, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तीसरा, उसके बाद मार्क्स पब्लिश इस फेमस बुक दास कैपिटल इन 1867, बहुत इंपॉर्टेंट है। दास कैपिटल कब आया था? 1867 में। इसको क्या बोलते हैं? बाइबल ऑफ सोशलिस्ट, ये भी बता चुके हैं। दूसरा, द फर्स्ट इंटरनेशनल वाज एस्टैब्लिश्ड इन लंदन इन 1867। पहला जो आपका इंटरनेशनल आपका इस्टेब्लिश हुआ था लंदन में हुआ था 1864 में, ड्यू टू द एफर्ट ऑफ मार्क्स। उसके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट में 1889 में सेकंड इंटरनेशनल पेरिस में हुआ था, मीटिंग हुआ था मतलब। दूसरा, चेका जो है सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन था बोल्शेविक का, ये भी पढ़ लिए हैं। ये मैसिव रेड आर्मी वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ ट्रॉट्स्की, ये भी पढ़ लिए हैं। होमवर्क रहा कि ट्रॉट्स्की कौन थे, इसके बारे में लिख के आइएगा। उसके बाद चलेंगे हम लोग लास्ट एंड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इन दिसंबर, ये भी पढ़ लिए, रिपीट हुआ है दोबारा। लेनिन जो आपका थर्ड इंटरनेशनल बनाया था कब? मॉस्को में 1919 में। ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसका आपको शायद PDF रिलीज़ कर दिया जाएगा, तो आपको फिर से एक बार देख लीजिएगा सही से। इसको हम एक्सप्लेन कर लिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, और एग्ज़ाम्स में सही से तैयारी कीजिए, टाइम को बर्बाद मत कीजिए। और जो भी हमसे होगा मदद, जितना भी कर पाएंगे वो हम करेंगे, और टाइम निकाल के वीडियोस बनाएंगे। मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, बहुत दिन से बोल रहा था, आपका सीजन सर बोल रहे थे, तो मुझे टाइम निकालने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आधा घंटा भी निकालना मुश्किल हो जाता है। खैर जो भी है, मैं कोशिश करूँगा कि टाइम पे वीडियो देता रहूँ। हिस्ट्री को अच्छे से पढ़िएगा, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, और SST को मतलब अच्छे से पढ़िएगा, और SST साइंस मैथ सब सब्जेक्ट को बराबर लेके चलिएगा, ठीक है। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।